आज हम लोग एक पेशेंट के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं जो आपके केबिन में आता है, बोलता है कि हमको कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन फिर भी किसी डॉक्टर ने या किसी फैमिली मेंबर ने बताया कि उनका हार्ट की पंपिंग वीक है। Environ Life Science Limited, partnering for life. नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष कुमार हुआ और मैं हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ। अगर नटसल में मेरे काम के बारे में जानने चाहते हैं तो मैं हार्ट में दो तरीके के काम होते हैं जिसको कहते हैं इंटरवेंशनल वर्क। मीन्स हार्ट में अगर कोई ब्लॉक हो तो इसे ओपन करने के लिए हम लोग स्टेंटिंग, एंजियोग्राफी और स्टेंटिंग करते हैं। और दूसरे टाइप का काम जो होता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। मीन्स हार्ट के अंदर में अगर कोई रिदम डिसऑर्डर हो रहा हो, मतलब हार्ट रेट बहुत तेज या धीमी गति में जा रही है, तो उसको ठीक करने का काम जो रहता है वो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट करते हैं। दोनों चीज़ की प्रैक्टिस करता हूँ और अभी मैं केयर हॉस्पिटल हाईटेक में काम कर रहा हूँ। इसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में, जो हम लोगों की मेडिकल साइंस के लैंग्वेज में, उसको कहते हैं हार्ट फेलियर। सो हार्ट फेलियर एक सिंड्रोम है, मतलब कहते हैं कुछ सिम्टम्स कॉम्बिनेशंस हैं जो कि हम लोग जिस पेशेंट्स में देखते हैं उस पर हम लोग सस्पेक्ट करते हैं कि इनको हार्ट फेलियर के सिम्टम्स आ रहे हैं और उसके अनुसार फिर हम लोग उनका कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसके बाद उनको बताया जाता है कि हार्ट की पंपिंग वीक है और वी कैन से हार्ट फेलियर है आपको और आपको हार्ट फेलियर के सिम्टम्स आ रहे हैं और इसके लिए आगे का इलाज करना होगा। सो कमिंग टू द पेशेंट, जो हम लोगों के पेशेंट आया जिसमें उनका हार्ट फेलियर के बारे में हम लोगों ने डायग्नोस किया, उसमें वैसे कौन से सिम्टम थे जिस पर डॉक्टर ने उनको बताया कि हार्ट फेलियर है। सो कुछ सिम्टम्स बड़े कॉमन हैं और जिसके बारे में हर आदमी को ज्ञान होना चाहिए। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सांस फूलना। हम लोग कहते हैं DOE, डिस्निया ऑन एक्सर्शन और ब्रेथलेसनेस। तो ये जो कंप्लेन के आदमी काम करते करते एक सांस फूलना शुरू हो गया, जो कि पहले नहीं था, ये इंपॉर्टेंट है, पहले नहीं था। सो हर आदमी को कुछ काम करने में सांस फूल सकता है, वो उनकी कैपेसिटी के बाहर का है। लेकिन एक आदमी रोज का रोज अगर एक मंजिल सीढ़ी चढ़ रहा है या 200 या 400 मीटर एक स्पीड में चल रहा है, उसमें सांस नहीं फूल रहा था और ये सिम्टम्स या ये उनको नए में आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिस्निया ऑन एक्सर्शन, मीन्स ब्रेथलेसनेस, या जो चीज़ कहते हैं सांस फूलना जो पहले नहीं था वो अभी ऐड हुआ। सो एड ऑन सिम्टम्स जब सांस फूलने का आ रहा है जो कि पहले नहीं था, या उस काम में जो जिस काम को आप इजीली कर पा रहे थे, ये हार्ट या लंग्स दोनों से हो सकता है। लेकिन अगर आपको सांस फूलने का प्रॉब्लम आ रहा है जिसमें आपको लंग्स के सिम्टम्स नहीं है, मतलब आपको पहले से कोई लंग्स का प्रॉब्लम नहीं था और स्लोली प्रोग्रेसिंग, धीरे धीरे करके सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, तो आपको एक जनरल फिजिशियन को दिखाना चाहिए और वो आपको गाइड करेंगे कि ये हार्ट के कारण है कि लंग्स के कारण है। कमिंग टू द हार्ट के कारण और क्या क्या सिम्टम्स रहेंगे जिसमें सांस फूलना आप मान सकते हैं कि हार्ट के कारण है, उसमें दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम आता है पैर में सूजन आना। सो पैर में सूजन आते ही लोगों को लगता है शायद किडनी का प्रॉब्लम है और किडनी डॉक्टर को दिखाते हैं, बट अगर सांस फूलने के साथ पैर में सूजन आ रहा है, ये बहुत बड़ा पॉइंटर है हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मीन्स हार्ट की पंपिंग पावर घट रही है या हार्ट में किसी एक चैम्बर का प्रेशर, जो हम लोग कहते हैं राइट साइड का प्रेशर बढ़ रहा है, उसके सिम्टम्स में इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं। हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं हार्ट फेलियर टर्मिनोलॉजी। ये एक ऐसा विषय है जिसको लेकर बहुत सारे पेशेंट डिप्रेस्ड हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अब हमारा हार्ट तो फेल हो चुका है और हमारे पास कोई रास्ता नहीं, या तो डिवाइस या ट्रांसप्लांट, जिसकी बातें स्टार्ट हो जाती है कभी कभी डिस्कशन में। सो एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जब भी हम लोग हार्ट फेलियर बोलते हैं, ये हम लोगों के टर्मिनोलॉजी का इशू है। हम आई कैन से इशू इसलिए बोलेंगे कि ये जो वर्ड हम लोग यूज करें फेलियर का मतलब फेल नहीं होगा, फेलियर फॉर द हायर कैपेसिटी। हार्ट के पास कैपेसिटी होती है कि वो टाइम के अनुसार स्केल अप करके आपकी सारी कैपेसिटी को करवा पाए। तेजी में दौड़ना चाहते हैं तो भी कर सकता है, धीरे गति में तो हर आदमी कर पाता है।
तो जो क्षमता नॉर्मली आपकी कैपेसिटी से बाहर की रहती है वो आपके हाथ से निकल जाती है। कहने का ये मतलब हुआ पेशेंट को अगर सिम्टम्स आ रहे हैं और हार्ट की पंपिंग वीक हो रही है तो उसमें सारे सिम्टम्स हार्ट फेलियर के कारण नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें आदमी के सीवियर साइकोलॉजिकल इफेक्ट के कारण भी रहता है। सो उस पार्ट को आप दिमाग से निकालिए। सो हार्ट फेलियर मीन्स हार्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, हार्ट की पंपिंग कॉम्प्रोमाइज़ हुई है और इम्पेयरमेंट हुआ है। जो उसकी कैपेसिटी एक्स्ट्रा कैपेसिटी थी या कह सकते हैं रिजर्व थी वो थोड़ी कम हो गई है, बट स्टिल हार्ट इज फंक्शनिंग और वो सारे काम कर रहा है। और एक चीज़ आप समझ लीजिए, हार्ट फेल करने का मतलब होता है सब कुछ फेल होना है। हार्ट की फंक्शन रिड्यूस हुई है। नाउ कमिंग टू हार्ट की फंक्शन रिड्यूस हुई, उसको कैसे हमको पता चलेगा कि हमारी हार्ट की फंक्शन कम हो गई, या जिस मरीज के बारे में बात कर रहे हैं जिसको देख के डॉक्टर ने बोला कि इनकी हार्ट की पंपिंग वीक हो गई, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होता है जो कि आजकल हर जगह अवेलेबल है, जिसको कहते हैं इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी में हम लोग हार्ट के चैम्बर्स, वाल्व और हार्ट की पंपिंग को देखते हैं, जो कि 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हम लोग कहते हैं कि इको बहुत अच्छे से बताता है। और इसे अगर कोई इकोकार्डियोग्राफी करे वो आपको सीधे बता देगा आपका हार्ट का पंपिंग कैसा है। और उसमें जो एक वैल्यू जिसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन, मतलब हार्ट कितना पंप कर पा रहा है, वो एक कैपेसिटी होती है जो कि नॉर्मली 55 प्लस होती है, 55%। तो किसी भी मरीज का अगर 55 से ज़्यादा हार्ट का LVEF है, मान के चलिए उनका पंपिंग फंक्शन बहुत अच्छा है। हो सकते हैं उनके ब्रेथलेसनेस हार्ट के कारण हो, बट पंपिंग के कारण नहीं है। दूसरा पार्ट रहता है, इसी को हम लोग सीवियरिटी के अनुसार डिफ्रेंशिएट करते हैं कि 55% है कि 25% है या 35% है। और इसको लेके बहुत सारे मरीजों में तो रहता है कि हमारा तो 25 तो बहुत सीवियर हो चुका है। बट एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सबके लिए कि ये सारी चीज़ें डायनेमिक होती हैं और ऑपरेटर डिपेंडेंट। कौन आदमी इनको कर रहा है एंड हाउ नाइसली उनके इजेक्शन फ्रैक्शन पर उनका जो मेजरमेंट के पैरामीटर्स को किस तरीके से कैप्चर कर रहा है। सो इट इज ऑपरेटर डिपेंडेंट एंड एज वेल एज डायनेमिक होती है, मतलब कुछ टाइम में हो सकता है आपकी इंप्रूव भी करे और कुछ टाइम में डिटोरिएट भी कर सकती है। सो एक वैल्यू से वी शुड नॉट मेक एनी कंक्लूजन, कोई कंक्लूजन नहीं करना चाहिए। और इसको लेकर हम लोगों को बहुत ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए कि हमारा पहले 35 था अब हमारा 30 हो गया, 4% रिडक्शन हो गया तो हमारी बीमारी और खराब हो रही है, क्योंकि ये ऑपरेटर डिपेंडेंट भी रहता है। जब तक आपके सिम्टम्स प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं तब तक मान के चलिए कि हार्ट की पंपिंग मेंटेन हो रही है, या मेंटेन हो रही भी है तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म आपके लिए अच्छे काम कर रहे हैं। हार्ट के अंदर कोई भी चीज़ होती है तो देयर इज ऑलवेज, कहीं भी प्रॉब्लम आता है तो कुछ लोग आते हैं उसको सपोर्ट करते हैं, जिसको कहते हैं टास्क फोर्स। उसी तरीके से हार्ट के अंदर में भी जब पंपिंग वीक होती है तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म वर्क करना शुरू करते हैं और वो हार्ट की पंपिंग को मेंटेन करते हैं, जिससे कि आदमी काम कर सके और सर्कुलेशन मेंटेन हो सके। सो ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म को हम लोगों को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है अपने नेगेटिव थॉट से। सो दैट वी शुड ऑलवेज रिमेंबर और वी शुड बिलीव ऑन आवर हार्ट दैट हम लोगों का हार्ट जो है हमारे लिए काम कर रहा है। यस, पंपिंग वीक हुई है, रिजर्व कम हुआ है, बट स्टिल इट इज डूइंग ए गुड जॉब। दैट इज वन पार्ट। अगर पंपिंग वीक हो गया तो हमारे पास ट्रीटमेंट क्या रहते हैं? पहला एंड फॉरमोस्ट अ पॉजिटिव थॉट। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो आप काम कर रहे सब कीजिए। तीसरा चीज, लाइफ रिस्ट्रिक्टेड फॉर पर्टिकुलर एक्टिविटीज, जो काम करने में आपको बहुत दिक्कत हो रही है, स्ट्रेन ले रहे हैं उसको हटाइए। चौथा चीज, मेडिसिन। सो हम लोगों के पास बहुत सारी मेडिसिन आ चुकी हैं जो हार्ट की पंपिंग को इम्प्रूव करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करता है। और कुछ मरीजों में इसको देने के बाद पंपिंग बेटर भी होती है, मीन्स इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ता भी है। ये सारी चीज़ करने के बावजूद आपका पंपिंग ओवर द टाइम, मीन्स ओवर 6 मंथ 1 ईयर घटता चला जा रहा है, आपके सिम्टम्स बढ़ते चले जा रहे हैं, तो फिर भी निराश होने की कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोगों के पास नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट वी कॉल एज अ डिवाइस थेरेपी। कुछ पेसमेकर्स होते हैं, स्पेशल पेसमेकर्स होते हैं जो कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम को ठीक करते हैं और उससे हार्ट की पंपिंग बढ़ती है। ये आपको आपका डॉक्टर बहुत अच्छे से बता पाएगा, खासकर कार्डियोलॉजिस्ट या इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट। अगर उनका बैकग्राउंड है तो ही विल डिटेल कि क्या आप उसके लिए कैंडिडेट हैं कि नहीं और उससे आपको लाभ होगा कि नहीं। अगर आप हमारे से जानना चाहते हैं तो उसमें एक पैरामीटर हम बताएंगे कि अगर आप ECG में देखें, जिसको कहते हैं ECG में लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक आ रहा है और उसके साथ इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो रहा है, लेस देन 35% जा रहा है, तो ये 2 मार्कर्स अगर एक साथ मिले हैं पेशेंट को और दवाओं पर उनको बहुत फायदा नहीं हो रहा है, दे आर सुटेबल कैंडिडेट फॉर CRT, कार्डिक रिसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी। और दे कैन, वो अपने डॉक्टर से डिस्कस करें इस मैटर को और उसके बारे में
आगे ट्रीटमेंट का प्लान भी कर सकते हैं अगर मेडिसिन का उनको सुधार नहीं हो रहा है। हमने डिवाइस भी लगा दिया, हमने दवा भी ले लिया, और जो भी हम लोगों को प्रिकॉशंस थे और रिस्ट्रिक्शंस थे, सारे चीज़ करने के बावजूद हमारे सिम्टम्स प्रोग्रेस करते ही जा रहे हैं। उसमें हम क्या करें? तो ये एक ऐसी स्थिति होती है, हम लोग कहते हैं स्टेज सी और स्टेज डी हार्ट फेलियर, जहाँ पर दवाइयाँ भी नहीं काम कर रही हैं या कर रही हैं तो पूरी तरीके से नहीं उसका इफेक्ट आ रहा है। उस स्टेज में हम लोगों के पास 2 ट्रीटमेंट रहते हैं। वन इज एलवेट, लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्टेड डिवाइस, और दूसरा होता है कार्डिक ट्रांसप्लांट। एक तरीके से देखें तो ये दोनों बहुत ही खर्चीले हैं, जिसमें एलवेट जो होता है लगभग 75 से 1 करोड़ का खर्चा आता है। कार्डिक ट्रांसप्लांट जिसमें हम लोग हार्ट को, मतलब जिसका हार्ट फेल हो चुका है उसको हटा के हम लोग नए हार्ट को डालते हैं, और इट इज़ अ वेरी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट, और पिछले 20 सालों में इसका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है। और इस ट्रीटमेंट को ऑप्ट करना चाहिए जहाँ पर आपको लग रहा है कि नहीं, और उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए कार्डियोथोरैसिक सर्जन और कार्डियोलॉजिस्ट से। दे विल गाइड यू कि हाँ हमारा हार्ट इसके लिए फिट है कि नहीं, एंड अपने आप को इनरोल करना। आप जब तक इस चीज़ को जानेंगे नहीं कि आपका हार्ट बदलने के बाद आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, आप इसके बारे में ना जागरूक रहेंगे ना। और हम लोगों को कभी भी किसी चीज़ को डिनायल मोड में नहीं रहना है कि मैं एकदम ठीक हूँ, मेरे सारे चीज़ ठीक चल रहे हैं। यस, अभी ठीक चल रहे हैं। इट इज़ अ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए आपका हार्ट पंपिंग डे बाय डे डिटोरिएट हो रहा है और डॉक्टर ने आपको बताया कि नहीं, आपकी डिवाइस से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल रहा है, दवाओं से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो हम लोगों को ट्रांसप्लांट, अगर उम्र रहती है, बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं जो कि आपको डॉक्टर बताएंगे कि हाँ आप क्राइटेरिया में फुलफिल कर रहे हैं, और उसमें आपको इनरोलमेंट इसलिए करना होता है क्योंकि आपको वेटिंग पीरियड रहता है। एक वेटिंग पीरियड को पार करते हैं जिसमें अगर ट्रांसप्लांट के लिए कोई आदमी रेडी होता है देने के लिए, तभी आपको मिलता है। ये सारे चीज 6 महीने से 1 साल तक किसी किसी मरीजों में लगते हैं। एंड गुड न्यूज इज दैट हम लोग की कंट्री में ट्रांसप्लांट के लिए हार्ट ज्यादा है, इम्प्लांट करवाने वाले लोग कम हैं, क्योंकि जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं उसके रेट बहुत ज्यादा है। लोग इसमें अपने हार्ट को डोनेट नहीं करता, फैमिली डोनेट नहीं करती, उसके कारण बहुत सारे लोगों को हार्ट नहीं मिल पाता। अगर डोनेशन का कैंपेन को बढ़ाया जाए तो बहुत सारे हार्ट फेलियर के मरीज की लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है अगर वो लोग इस ट्रीटमेंट को ऑप्ट करते हैं। सो इन समरी, हार्ट फेलियर एक कंडीशन है जहाँ पर हार्ट की पंपिंग वीक हो गई है, और ये कह सकते हैं उसकी रिजर्व कैपेसिटी घट गई है, फेल नहीं हुआ है। उसको वर्ड हम लोग फेल यूज करते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी इस तरीके की होती है। दूसरी चीज़ है, समय रहते अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो इसका प्रोग्रेशन को कम किया जा सकता है, रफ्तार को रोका जा सकता है। तीसरा चीज़, रफ्तार अगर बढ़ती जा रही है, सिम्टम्स बढ़ते जा रहे हैं, तो हम लोग इसमें पेशेंट को डिवाइस और ट्रांसप्लांट के ऑप्शंस दे सकते हैं, और दोनों से काफ़ी पेशेंट को। एलवेट के बारे में हम इसलिए डिस्कस नहीं किए क्योंकि एलवेट एक खर्चीला है और इसका रख रखाव जो करना रहता है वो काफ़ी पेचीदा होता है, जो हम लोगों के इस कंट्री में इतना ईजी नहीं है कि उसके लोग जो उसको सपोर्ट टीम रहती है उसकी इट इज़ नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। बट ट्रांसप्लांट 3 महीने से 6 महीने के बाद ऑलमोस्ट एवरीबडी कैन टेक केयर, मतलब उसके टेक केयर में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आती। सो और ये इसके ट्रीटमेंट कॉस्ट भी बहुत कम है, जो कि 15 लाख से 30 लाख के बीच में डिफरेंट सेंटर्स में होते हैं, और ओवर द टाइम मेडिसिन भी उतनी कॉस्टली नहीं रहती हैं इसकी। इस सब इंफॉर्मेशन के साथ फिर हम आगे मिलेंगे किसी एक न्यू टॉपिक के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।